बच्चों रेडियो एक्टिविटी में जनरली 3 टाइप के पार्टिकल एमिट होते हैं। एक होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स। एक होते हैं बीटा पार्टिकल्स और एक होते हैं गामा रेज। हालांकि हम पार्टिकल भी कह सकते हैं इनको, लेकिन ये एनर्जी के पैकेट्स हैं तो डायरेक्ट पार्टिकल्स नहीं है। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस है। बीटा पार्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं बीटा माइनस, एक होते हैं बीटा प्लस। ओके बच्चों, बीटा माइनस असल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बीटा प्लस पॉजिट्रॉन्स होते हैं, राइट। गामा रेज, असल में गामा रेज जो हैं वो एनर्जी पैकेट्स होते हैं। एनर्जी पैकेट का मतलब जैसे लाइट के अंदर फोटॉन है, वैसे ही गामा रेज, गामा पार्टिकल भी फोटॉन ही है, मतलब दे आर फोटॉन्स, हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स। दे आर हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स। आई होप आप समझ गए। अब सुनिए, हीलियम न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल जब एमिट होंगे तो क्या होगा। तो इसमें एक न्यूक्लियस X है, Z है और A है। तो जो Y बनेगा उसमें Z 2 यूनिट से कम हो जाएगा, A 4 यूनिट से कम हो जाएगा और एक हीलियम न्यूक्लियस एमिट होगा और कुछ एनर्जी रिलीज होगी जो कि जनरली 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। मतलब ये तो डिपेंड करता है कि X क्या है, कोई किसी में 5.5 से कम भी होगी, किसी में 5.5 से ज़्यादा भी होगी, बट ऑर्डर इसका यही है, राइट। बीटा पार्टिकल में क्या होगा, बीटा -1 में ये ZA है, इससे बनेगा Y और एमिट होगा एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। अब जब यहाँ पे एक -1 आ गया तो यहाँ पे Z 1 यूनिट से बढ़ जाएगा और ये A उतना ही रहेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि Z का एक बढ़ना और A का उतना ही रहना ये प्रूव कर देता है कि न्यूट्रॉन एक कम हुआ है और प्रोटॉन एक बढ़ा है। तो न्यूट्रॉन कम हुआ और प्रोटॉन बढ़ा है, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए। वो मैंने आपको सिखा दिया था अभी। अब बीटा प्लस को देखते हैं। तो ये है X ZA, तो इसमें Y बनेगा और एक पॉजिट्रॉन बनेगा और बनेगा एक न्यूट्रिनो पे बार नहीं लगाना, ओके। और यहाँ पे Z 1 यूनिट से कम हो जाएगा, A उतना ही रहेगा। तो प्रोटॉन एक कम हो गया, न्यूट्रॉन एक बढ़ गया। तो अगर एक प्रोटॉन कम हो जाता है, न्यूट्रॉन एक बढ़ जाता है, तो इससे साफ पता चलता है कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर। अब हम बात करते हैं गामा की। तो गामा के एमिशन की वजह ही बहुत डिफरेंट है और वो ये है कि अगर ये गामा है, मतलब गामा रेडिएशन एमिट हो रहा है, मान लो कि कोबाल्ट 57 की बात हो रही है, ओके बच्चों, इससे एमिट हुआ एक बीटा प्लस। तो कोबाल्ट 57 जिसका के एटॉमिक नंबर 27 है, से फिर एक बीटा एमिट हो जाएगा, यानी तो Z 1 यूनिट से कम हो जाएगा, तो Fe57 बनेगा। ओके बच्चों, मान लो कि ये Fe57 जो न्यूक्लियस है ये अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं है, मतलब इसका न्यूक्लियस एक्साइटेड है। एक्साइटेड न्यूक्लियस का मतलब है कि न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो एक दूसरे से जितने मिनिमम सेपरेशन पे होने चाहिए उतने पे नहीं है, रिलेटिवली ज़्यादा पे है। मतलब वो अगर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। तो मान लो कि उसके नीचे एक एनर्जी लेवल है, एक और एनर्जी लेवल है। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जब ये न्यूक्लियस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो फोटॉन एमिट करेगा, जब ये यहाँ पहुँचेगा तो फोटॉन एमिट करेगा, तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो ये फोटॉन एमिट करेगा। बोलो समझे बच्चों। ये पाया गया कि कोबाल्ट से 3 तरह के फोटॉन एमिट हुए। एक की वेवलेंथ थी, एक की एनर्जी थी, एनर्जी लिख देते हैं। एक जो फोटॉन एमिट हुआ उसकी एनर्जी थी बच्चों, जो हाईएस्ट एनर्जेटिक था उसकी एनर्जी थी 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो सेकेंड हाईएस्ट था उसकी एनर्जी थी 122 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो थर्ड हाईएस्ट था उसकी एनर्जी थी आपका 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो खास बात यह है कि इन दोनों का सम ये है। इसी से हमें पता चला कि बीच में एक एनर्जी गैप भी है, यानी अगर मैं इसको 0 एनर्जी लेवल मान लूँ तो ये 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना जा सकता है और ये 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट माना जा सकता है। तो इससे एक्सप्लेन हो गया कि Fe की जो एक्साइटेड स्टेट है उसके नीचे जो ग्राउंड स्टेट है उसके बीच में भी एक एनर्जी लेवल है, राइट। तो अगर देखा जाए कि ये फोटोन कितनी वेवलेंथ का है, तो मान लो ये λ1 वेवलेंथ का है, ये λ2 वेवलेंथ का है और ये λ3 वेवलेंथ का है, ठीक है बच्चों। तो आप समझ सकते हो कि जो इवन जो एनर्जी है, इवन वो कितनी एनर्जी है, वो एनर्जी है इवन है आपकी hc/λ1 और E2 है आपकी hc/λ2 और E3 है आपकी hc/λ3। तो ये बात तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि इससे लेके इस तक का जो एनर्जी गैप है वो इवन है और इवन जो है वो hc/λ1 है, यानी E1 = E2 प्लस E3। ये गैप जो है वो E2 है, ये गैप जो है वो E3 है, राइट। तो इससे ये मैं लिख सकता हूं कि hc/λ1 = hc/λ2 प्लस hc/λ3। तो बच्चों अगर मैं HC काट दूं तो रिलेशन क्या आया, रिलेशन निकल के आता है 1/λ1 = 1/λ2 प्लस 1/λ3। तो आप समझ सकते हो कि इन वेवलेंथ में हम रिलेशन ढूंढ चुके हैं, क्लियर। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 बातें समझाने की कोशिश की हैं। पहले तो कि जो गामा रेडिएशन है उसका ओरिजिन है एटॉमिक डी एक्साइटेशन, राइट, सॉरी न्यूक्लियर डी एक्साइटेशन, यानी जब एक एक्साइटेड न्यूक्लियस डी एक्साइट होगा तो गामा रेडिएशन एमिट करेगा। और दूसरी मैंने ये समझाने की कोशिश की आपको कि अगर बाई चांस हमें पता हो कि भाई एक न्यूक्लियस से 3 किस्म के गामा एमिट हुए हैं तो हम उनमें रिलेशन कैसे ढूंढ सकते हैं, वेवलेंथ में रिलेशन, राइट। तो होपफुली आपको ये समझ आया, तो ये आप नोट कर लीजिए। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल है, 2 यूनिट से Z कम हो जाएगा, 4 यूनिट से A कम हो जाएगा, राइट। A जो है वो 4 यूनिट से कम हो गया, देखिए A-4 है, ये क्लियर हो गया। जब बीटा माइनस एमिट होगा तो Z 1 यूनिट से बढ़ जाएगा, A पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बीटा प्लस एमिट होगा तो Z 1 यूनिट से कम हो जाएगा, A पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब गामा एमिट होगा तो Z और A दिनों में से किसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक एक्साइटेड न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में जाएगा, राइट। ऐसा भी हो सकता था कि बीच की एनर्जी लेवल ना होता तो फिर कोई न्यूक्लियस ऐसा होता कि जो सिर्फ सिंगल वेवलेंथ का गामा एमिट करता, राइट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के लॉज क्या हैं।